माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Now House has taken up 377. Honorable Member Sri Satyadev Pachauri ji. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदन के माध्यम से माननीय कपड़ा मंत्री का ध्यान ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन कानपुर के कुल 650 श्रमिकों के पिछले 40 महीने से बकाया वेतन भुगतान के संबंध में दिलाना चाहता हूं। यह मेल 2017 में नीति आयोग के निर्णय के बाद बंद की जा चुकी है, परंतु इन मिल के कार्यरत जो कर्मचारी हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, उनको नियमित वेतन नहीं मिल रहा। 40 महीने का वेतन बकाया है, मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा के इलाज के लिए पैसा नहीं है, और जो मरीज रिटायर्ड होके उनको भी भुगतान नहीं हो रहा है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। सत्यदेव पचौरी जी, नहीं, ऑनरेबल मेंबर, हमें ना बताइए हमें क्या करना, हमें ना बताइए। इधर देखिए, ऑनरेबल मेंबर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुनः स्मरण कराते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी माह में इन श्रमिकों का बकाया भुगतान करा दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती रिथि पतक जी। धन्यवाद सम्मानीय सभापति महोदय। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं। सन 2017 में जब मैंने कई बार आग्रह किया तो मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए 2 ट्रेनों की सौगातें एक साथ मिली, जो निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार को इस विषय के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। और उन दोनों ट्रेनों की सौगात जो सिंगरौली से भोपाल एक्सप्रेस 22-165/66 और सिंगरौली से निजामुद्दीन एक्सप्रेस 22-167/68, ये दोनों ट्रेनें मेरे क्षेत्रवासियों को सुविधा देने के लिए चलती हैं सभापति महोदय। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही ट्रेनें हफ्ते में एक बार चलती है। मैं वही पढ़ रही हूँ जो उसमें साप्ताहिक है। सिंगरौली जिला हमारा औद्योगिक इकाई का जिला है, कई सारी कंपनियां यहाँ पर स्थापित हैं, और जिससे लोगों का हमारे क्षेत्र से भोपाल और हमारे क्षेत्र से दिल्ली लगातार आना जाना बना रहता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि साप्ताहिक ट्रेनें होने के कारण कभी कभी तो इतनी बुकिंग होती है कि अगले हफ्ते के लिए इंतजार करना पड़ता है। और ये जो सिंगरौली से भोपाल की ट्रेन है वो हफ्ते में 2 दिन चलती है, और सिंगरौली से जो दिल्ली की ट्रेन है हफ्ते में 1 दिन चलती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करती हूं कि इतने लंबे इंतजार को खत्म किया जाए और मेरे अनुरोध को स्वीकार किया जाए। मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से ये अनुरोध है कि हमारी ये दोनों ट्रेनों को नियमित कराया जाए, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को सुविधा मिल सके। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री राम कृपाल यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र अंतर्गत पटना जिला के बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा काफ़ी दिन पूर्व दी गई है। बिहार सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी दे दिया है, परंतु जो जानकारी है महोदय,
उसके अनुसार बिहार सरकार से और भारत की सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ज़मीन मांग रही है ताकि उसका विस्तार किया जा सके। कुछ तो अधिकृत ज़मीन का बाउंड्री भी हो चुका है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार से स्वीकृति बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास से NH-30 पटना बक्सर सड़क गुजर रही है। उस पथ पर बिहटा से दानापुर का एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहटा सरमेरा पथ जो 6 लेन पटना रिंग रोड का भी हिस्सा है, उसका निर्माण भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बिहटा में IIT, नाइलेट, ESIC का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, NIT फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, ड्राईपोर्ट एवं कई औद्योगिक पार्क सहित कई अन्य सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान भी कार्यरत है और निर्माणाधीन है। राजधानी का तेजी से विस्तार दानापुर से बिहटा उसके आसपास क्षेत्रों में हो रहा है। उसके अलावे NH-30 पटना बक्सर बिहटा सरमेरा रामनगर कन्हौली 6 लेन सड़क, शेरपुर में प्रस्तावित गंगा नदी पर पुल के निर्माण से बिहटा से आरा, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा सहित अन्य जिलों को भी एयरपोर्ट की सरल और सुगम और तेज संपर्कता प्राप्त होगी। उपरोक्त वर्णित तत्वों से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की सभी वार्षिकताएं बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरा कर रहा है। फिर भी अभी निर्माण कार्य होने में विलम्ब है, मुझे समझ से परे है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे मिला भी था, बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रक्रिया जल्दी शुरू करवाई जाए और साथ ही साथ आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसको विस्तारित करने के लिए और भी जमीन की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करे और सहयोग करे बिहार सरकार, ताकि बिहार को एक बड़ी उपलब्धि मिल सके और उस इलाके में एक एयरपोर्ट के निर्माण के बाद बिहार के विकास की गति तेज हो सके। धन्यवाद सर। सभापति महोदय, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 80% आबादी कृषि क्षेत्र में कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में विशेषकर 3 मौसमों पर आधारित फसल को मौसम के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भयंकर उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कीट पतंगों के प्रकोप से किसान की फसल नष्ट हो जाना। ऐसे समय में स्थानीय सरकार द्वारा राहत देने क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा राशि प्रदान करती है, लेकिन मुआवजा राशि बहुत ही कम नगण्य होने के कारण गरीब किसानों को की समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल पाता और वे कर्ज से बोझ के कारण असहाय हो जाते हैं तथा उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि विषम परिस्थितियों से उबारने के लिए किसानों को अल्पवृष्टि, अल्प वर्षा, अतिवृष्टि होने की दशा में अकाल जैसी परिस्थितियों में राज्य शासन द्वारा RBC 64 के तहत राशि प्रदान की जाती है। ठीक उसी प्रकार कीट पतंगों के प्रकोप से होने वाले कृषि नुकसान की भरपाई अगर RBC 64 के तहत राशि प्रदान कराई जाती है तो निश्चित ही किसानों को राहत मिलेगी और पलायन को रोकने में सहायक सिद्ध होगी, साथ ही किसान कृषि कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। अतः आपके माध्यम से संबंधित विभागीय मंत्रालय से निवेदन है कि फसल मुआवजा नियम में संशोधन करते हुए कीट प्रकोप में नुकसान होने पर फसल की मुआवजा राशि RBC 64 के तहत प्रदान कराने की कृपा करेंगे। धन्यवाद सभापति महोदय। ऑनरेबल मेंबर श्री सुनील कुमार सोनी जी। धन्यवाद सभापति जी। माननीय गृह मंत्री जी का से निवेदन है, देश के अलग अलग क्षेत्रों में कई समूह और संगठनों द्वारा
मतांतरण एवं धर्मांतरण जैसे समाज विरोधी कार्य किए जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान हेतु गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह समस्या समाज और देश की दिशा को परिवर्तित कर रही है। इन संगठनों द्वारा आमतौर पर गरीब विशेषकर हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों की मानसिकता को प्रभावित किया जाता है। भारत में कई ऐसे मामले देखने में मिले जिसमें जबरन धर्मांतरण एवं मतांतरण के कारण से अनेक लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह हमारे हिंदू धर्म के लोगों को मतांतरण की ओर धकेलकर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जिससे कि उन्हें एक षड्यंत्र के तहत मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं किसी समाज का नहीं हूँ, मैं संविधान को नहीं मानता, इस तरह के विचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि एक दलित एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उक्त समस्या इस राज्य में गंभीर रूप से धारण कर चुकी है, जिससे कि आदिवासी राज्य के संस्कार एवं संस्कृति समाप्त होने का भय है। अतः मेरा विनम्र आग्रह है कि इस तरह जबरन धर्मांतरण मतांतरण पर कठोर से कठोर कानून बनाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री केशरी देवी पटेल, श्रीमती केशरी देवी पटेल। आपका ध्यान जनपद प्रयागराज उत्तर प्रदेश की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। प्रयागराज जिले की आबादी लगभग 60 लाख है। प्रयागराज एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ 16 दिसंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। वर्तमान समय में प्रयागराज एयरपोर्ट में लगभग 16 विमान मूवमेंट हो रहे हैं। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि प्रयागराज से दिल्ली एवं दिल्ली से प्रयागराज सुबह 7 से 9 बजे एवं शाम को 7 से 9 बजे के आसपास सेवा शुरू की जाए। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मुख्यालय, उच्च न्यायालय तथा कई विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान तथा ये शहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रमुख केंद्र है। प्रयागराज में हर 12 वर्षों में कुंभ एवं हर वर्ष माघ मेला संगम तट पर लगता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। संगम में स्नान करने के लिए वर्ष भर हजारों लोगों का प्रतिदिन आवागमन होता है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर आवक कार्गो की अस्थायी सुविधा दी गई है, परंतु कार्गो भेजने और स्टोर करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि एयरपोर्ट की भविष्य की विस्तार योजना में कार्गो कॉम्प्लेक्स का प्रावधान है। कार्गो सुविधा होने पर यहाँ के किसानों और छोटे व्यवसायियों द्वारा अपने उत्पादन जैसे अमरूद, आम, हस्तशिल्प एवं सामग्री तथा खाद्यान्न आदि को तत्काल बड़े बाजारों को भेजा जा सकता है। कार्गो सुविधा हो जाने पर इस क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। प्रयागराज एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के साथ एक जॉइंट एयरफील्ड है, जिसके कारण रात के समय विमान के संचालन एवं एयरपोर्ट में विमान विकास में भी बाधा उत्पन्न हो रहा है। इस हेतु सरकार के स्तर में से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, किए जाने की आवश्यकता भी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय उद्दंड मंत्री जी से मांग करती हूं कि प्रयागराज से दिल्ली एवं दिल्ली से प्रयागराज हेतु सुबह 7 से 9 बजे एवं शाम को 7 से 9 बजे के आसपास उड़ान सेवा शुरू की जाए एवं प्रयागराज एयरपोर्ट में से कार्गो सेवा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तथा हज के लिए भी विमान की सेवा शुरू की जाए। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री दिलीप सैकिया जी। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाने के लिए आपने मौका दिया। मैं एक ऐसी शख्सियत का मैं इस संसद में उल्लेख करना चाहता हूँ जो भारत के स्वर्णिम इतिहास में हमेशा उपेक्षित रहे हैं। इसे आसाम अहोम सेना के वीर सेनापति लासित बोरफुकन, जिन्होंने मुगलों को 17 बार पराजित किया है और पूरे आसाम सहित पूर्वोत्तर और साउथ ईस्ट एशिया को मुगलों के अतिक्रमण से बचाया था।
ऐसे महावीर लासित रीड करो। बोरफुकन रीड करो। जी लासित बोरफुकन के 400वीं जयंती के अवसर पर मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सीबीएसई और एनसीईआरटी की पुस्तकों में इन महान असमिया योद्धा मां भारती के सुपुत्र लासित बोरफुकन के जीवनी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके और साथ ही साथ महावीर लासित बोरफुकन का प्रतिमूर्ति संसद परिसर में लगाने का एक विषय भारत सरकार कृपया हाथ में ले। अहोम सेना ने मुगलों की कई बार धूल सताई, हमेशा युद्ध में हराया। गुवाहाटी को फिर से पाने के लिए मुगलों ने अहोम साम्राज्य के खिलाफ सरायघाट की लड़ाई ले रही थी। इस युद्ध में मुगल सेना ने 1000 से अधिक तोपों के अलावा बड़े स्तर पर नौकाओं का उपयोग किया था, लेकिन फिर भी लासित बोरफुकन की रणनीति के आगे उनकी एक नहीं चली। लासित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने शिवाजी की तरह मुगलों की कई बार रणनीति फेल कर दी थी और युद्ध के मैदान में हराया था। मुगलों को हराने वाले लासित बोरफुकन के पराक्रम और सरायघाट की लड़ाई में असमिया सेना की विजय की याद में हर साल असम में 24 नवंबर को लासित दिवस मनाया जाता है। महावीर लासित बोरफुकन के नाम पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में वेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, जिसे लासित मेडल भी कहा जाता है। इसी साल 23, 24 और 25 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में असम सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में शानदार कार्यक्रम का भी 400 जयंती का आयोजन किया गया। मैं फिर से एक बार ऐसे अहोम सेना के वीर सेनापति, भारत के स्वर्णिम इतिहास में उपेक्षित वीर योद्धा लासित बोरफुकन को अपने देश के इतिहास में जो उनका योगदान रहा, इस कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए सीबीएसई और अपने एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम में शामिल करने का मांग करता हूं। साथ ही में संसद परिसर में उनका प्रतिमूर्ति लगा करके नॉर्थ ईस्ट के प्रति, आसाम के प्रति एक संवेदना दिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपनी संसदीय क्षेत्र के विशेष तौर से करावल नगर विधानसभा के अंदर पानी की निकासी की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। रीड करो। जी, इन गलियों से गुजरते समय हमें उनका सामना करने में बहुत दिक्कत होती है, जबकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, उसको हम लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनऑथराइज का दाग हटा दिया। फिर भी दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा पीडब्ल्यूडी के नालों की नियमित सफाई व्यवस्था न होने के कारण पानी गलियों एवं खाली प्लॉटों में पानी भर गया है। यहाँ तक कि सोनिया विहार के पास स्थित पुलिस एकेडमी के सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में फैले हरित क्षेत्र में घरों से निकलने वाला पानी सालों से जमा होने के कारण हरे भरे पेड़ सूख गए हैं। कई लोगों की अकाल मौत भी हो चुकी है। इस गंदे पानी से भूजल भी जहरीला हो रहा है सभापति महोदय, और कैंसर जैसी महामारियों से क्षेत्र की जनता परेशान है। रिलीज ड्रेन को पक्का बनाने की योजना विगत 8 वर्षों से विचाराधीन है, तो बंद ड्रेन का निर्माण कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से घरों से निकलने वाला गंदा पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है और बीमारियां भी उत्पन्न कर रहा है। साथ ही इससे पर्यावरण की सुरक्षा को भी खतरा हो गया है। अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि करावल नगर क्षेत्र में पानी निकासी की समस्याओं के निदान के लिए हस्तक्षेप करें, ताकि पानी निकासी की समस्याओं का निवारण हो सके और लोगों को राहत मिले। ऑनरेबल मेंबर श्री रवि किशन जी। एकदम जी नाते आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे बहुत अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, खेलकूद, पर्यटन, व्यापार आदि का बहुत बड़ा केंद्र है। गोरखपुर में वीर बहादुर सरकार द्वारा ऑलरेडी चिन्हित भी किया जा चुका है, जिसके तहत सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बहुउद्देशीय हॉल, तरणताल, फुटबॉल ग्राउंड आदि का निर्माण किया जाना है। लेकिन इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अभी तक धनराशि जारी नहीं की गई महोदय। अंततः मैं आपके माध्यम से खेल मंत्रालय से मांग करता हूं कि वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप की भूमि को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत आधुनिक खेल संसाधनों
से विकसित करने के लिए अविलंब धनराशि जारी करने की कृपा करे। एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन जाए तो पूर्वांचल में बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो ओलंपिक्स में भाग लेके मेडल लाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि देश के युवा शक्ति को खेलों और उन्मुख करके उसके उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाया जाए, ताकि वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं में देश का नाम रोशन करें। गोरखपुर के युवा अत्याधिक प्रतिभाशाली हैं महोदय। ये मैं चूंकि पर्सनली वहां रहता हूं तो देखता हूं, दे आर फैंटास्टिक, दे आर वेरी टैलेंटेड, फायर है सब में। उपरोक्त खेल कूद परिसर को विकसित करने से थैंक यू ऑनरेबल मेंबर रामदास, काफी लाभ होगा। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर रामदास सीताड़। सभापति जी, सदन के माध्यम से माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के निवेदन करना चाहता हूं कि 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा फूड एंड सेफ्टी बिल लोकसभा में लाया गया था, जिसे 2011 में सदन ने पारित कर लागू कर दिया था। इस बिल में खुदरा खाद्य तेल की बिक्री के लिए प्रतिबंध कर दिया था, जिस कारण संबंधित विभाग इसका कड़ाई पालन से करने के कारण विक्रेता को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी देश भर में लगभग 7% लोग जो मध्यम एवं निम्न वर्ग के हैं जो खुदरा खाद्य तेल का उपयोग करते हैं, क्योंकि डब्बा बंद तेल की काफी कम दामों में खुदरा खाद्य तेल बाजार में उपलब्ध है। अंत सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने फूड एवं सेफ्टी बिल लागू कराया है, वह निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों की हितकारी नहीं है तथा जनता एवं खुदरा व्यापारी के लिए, इसलिए इस बिल में सुधार करने एवं खुदरा खाद्य तेल की बिक्री एवं उपयोग अनुमति देने का कष्ट करे, जिससे कि मध्यम से एवं निम्न वर्ग के लोगों का राहत मिले। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर्स श्रीमती जिंदा कोहली जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी के क्षेत्र की एक विशेष समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, मैं दिनांक 28/5/2022 को मेरे लोकसभा क्षेत्र में स्थित ग्राम नागल में लगी क्रेशरों का निरीक्षण किया और मैंने पाया कि वहां पर लंबे समय से पहाड़ों को इस प्रकार खोदा गया कि जमीन से एक नदी की तरह पानी निकाल दिया गया। लोगों द्वारा लाखों टन अवैध खनन किया जा चुका है, जिससे राजस्व और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि पहाड़ों को ही खत्म कर दिया गया, जमीन में से पानी निकाल दिया गया और जो प्लॉट ई ऑक्शन होने थे वो गायब हो गए महोदय, क्योंकि निश्चित रूप से अवैध खनन करने वालों को पूर्ण संरक्षण मिलता है। इस बात को बार बार छुपाया जा रहा है। अवैध खनन के निरीक्षण के दौरान कई बार मेरे ऊपर हमले किए गए हैं महोदय, जिसके संबंध में मैंने पुलिस को भी कई बार लिखा है, परंतु पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। महोदय, मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण के संबंध में केंद्र सरकार अपना हस्तक्षेप करे, इस प्रकार की जांच करे कि ईडी अथवा सीबीआई से कराई जाए, ताकि धार्मिक नगरी के पर्यावरण को बचाया जा सके। धन्यवाद महोदय। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती रमा देवी जी। नियम 377 के अधीन मैं सूचना देने के लिए खड़ी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान बिहार के प्रवासी मजदूरों की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। देश के अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में बिहार से मजदूर का पलायन का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि बिहार से जाने वाले अधिकांश श्रमिक ठेकेदारों के माध्यम से वहां तिहारी मजदूरी का काम करते हैं तथा रोजी रोटी एवं गरीबी के कारण वे असुरक्षित वातावरण में काम करने को विवश होते हैं, जहां से आए दिन इन मजदूरों की दुर्घटना में मौत की खबरें हम लोगों के सामने आती रहती है। उस समय संबंधित कंपनी, एजेंसी तथा ठेकेदार द्वारा मुआवजे के नाम पर
25-50 हजार रुपये मात्र देकर मामलों को खानापूर्ति कर दी जाती है, परंतु उस समय न तो वहाँ की राज्य सरकार द्वारा और न ही काम करने वाली एजेंसी द्वारा इन प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं की जाती है। ऐसे में उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अधिकांश मृतक अपने परिवार का मुखिया होता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूरों को हित में ऐसा ठोस प्रावधान किया जाए कि मजदूरों की घटना स्थल पर मौत के बाद वहां की राज्य सरकार अथवा संबंधित एजेंसी द्वारा उचित अनुदान मिल सके। धन्यवाद। Honorable Member C.S. Muniswamy. Honorable Member Shri Chedi Paswan ji. चेदी पासवान। मेरा नाम तो सभापति महोदय पहले से गड़बड़ है और गड़बड़ मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद निशान सिंह को माफी मांगने से इनकार करने पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा 7 जून 1958 को तोप के मुंह में बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। सन 1857 के अग्रणी सेनानी बाबू कुंवर सिंह के साथ के सेनानी थे। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं। अमर शहीद निशान सिंह का पैतृक गांव मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत ग्राम बड्डी है। सासाराम के कुराइच नामक स्थान पर उन्हें तोप से उड़ा दिया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमर शहीद के स्मृतियों को ताज़ा करने एवं उन्हें चिर प्रतीक्षित सम्मान देने हेतु सदन के माध्यम से हमारी मांग है कि अमर शहीद के नाम पर सासाराम बिहार में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, ऑनरेबल मेंबर। जी मैं हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ना चाहता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए मामले खेतौड़ी व घटवाल और घटवार को अनुसूचित जनजाति में जोड़ने तथा उसके बाद अनुसूचित जाति मंत्री के दिए जवाब तथा आश्वासन के बाद भी कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं होने के मुद्दे को उठाना चाहता हूं। इस संदर्भ में मैं एक ऐतिहासिक किताब द लिटिल वर्ल्ड ऑफ एन इंडियन ऑफिसर रिटन बाय आर कास्टेयर्स के संदर्भ को उल्लेखित करना चाहता हूं। आर कास्टेयर साहब हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने लिखा, जिसका कि प्रकाशन मैकमिलन एंड कंपनी ने लंदन में 1912 में किया, जिस वक्त की अंग्रेज को यह पता नहीं था कि वो देश आज़ाद हो जाएगा और वो चले जाएंगे। उस किताब के अनुसार ये किताब कहता है, ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि 1855 में संथाल पन्ना एक नया जिला बीरभूम को काटकर बनाया गया। और उस किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये खेतौड़ी, घटवाल और घटवार का जिक्र करते हुए वो 1790 के परमानेंट सेटलमेंट का हवाला देते हैं। और वो सेटलमेंट के अनुसार ये कहा जाता है कि ये जो पूरा क्षेत्र था संथाल पन्ना का, उसमें केवल भूइयां घटवाल, खेतौड़ी, हिंदू, मुसलमान और पहाड़िया रहते थे। और 1790 में यहां कोई भी संथाल नहीं था। और इस किताब के फाइंडिंग के अनुसार यह कहा जाता है कि ये जो खेतौड़ी, घटवाल और खेतौड़ी, घटवाल और घटवार है सर, ये शेड्यूल ट्राइब थे और ये ओरिजिनल शेड्यूल ट्राइब थे, ये किताब कहता है। लेकिन इसके बावजूद भी 1950 तक वो घटवाल श्रेणी में थे, खेतौड़ी शेड्यूल ट्राइब श्रेणी में थे। उनको आज तक इसका दर्जा नहीं मिला।
मैं बार बार ये मुद्दा उठाता रहा हूं। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के जो ये वंचित लोग हैं, जो कि सचमुच में शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं और इनको आज़ादी के 75 साल बाद ये अधिकार नहीं मिला है, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए और इसी अधिकार के बाद उनके साथ हम न्याय कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री के मुरलीधरन। Proposal is pending with the Ministry of Railways to introduce a railway line from Koilandi in Kozhikode district via Kalpetta to Kadakola, a suburb of Mysuru. This was the only viable proposal for railway connectivity between Wayanad and Mysuru districts without disturbing wildlife habitats much. If the proposed railway line comes, the distance from Kozhikode to Mysuru will be considerably reduced by 230 kilometers as against the existing distance of 715 kilometers via Bangalore and 507 kilometers via Mangaluru. The new routes would reduce the travel distance from Bangalore to Thiruvananthapuram by almost 120 kilometers and from Mysuru to Thiruvananthapuram by about 330 kilometers, thus benefiting travelers from South Kerala also. Regarding environmental clearance, the procedures included the consent of Kerala and Karnataka Forest Departments, State Wildlife Boards, National Wildlife Board, National Tiger Conservation Authority, Central Empowered Committee, and finally the Supreme Court. Incidentally, the Karnataka government, citing ecological concerns, have not entertained the two main projects of Kerala Rail Department Corporation Limited, the special purpose vehicle set up for Nelambur Nanjangode and Thalassery Wayanad Mysuru projects. Hence, I request the Government of India to take immediate necessary steps to implement the proposed Koilandi-Mysuru railway link. Thank you. Devambika Palji. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम 377 के अधीन मुझे अनुज्ञा प्रदान की है। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अक्टूबर माह के शुरू के 12 दिन में ही 145.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की राप्ती में, बूढ़ी राप्ती नदी में, गंडक में, बाणगंगा में अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आ गई और अक्टूबर माह की बारिश का जो सामान्य होता है रेनफॉल, उस सामान्य बारिश की तुलना में 657% अधिक बारिश हुई, क्योंकि अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश में, बिहार में बारिश नहीं होती है, केवल जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही बारिश होती है। तो इस 657% सामान्य वर्षा से अधिक होने के कारण 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए उत्तर प्रदेश के, और अप्रत्याशित रूप से लगभग 13.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। मेरे सिद्धार्थनगर जनपद के 580 गांव को लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ से गांव जब मैरून हो गए, राप्ती, बूढ़ी you read your statement. हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस बाढ़ के कारण जो उत्तर प्रदेश में बूढ़ी राप्ती नदी, राप्ती, गंडक अक्टूबर के माह से प्रभावित होने के कारण 21 जिले के 2235 गांव में पूरे बाढ़ से लोग डिस्प्लेस हुए और फसल का नुकसान हो गया, लोगों के घर की नुकसान हुई और लोगों की जिंदगी, कई लोगों की मौत हो गई। मैं पढ़ रहा हूँ, 13.5 लाख लोग प्रभावित हुए और उसके कारण किसानों की धान की फसल भी बर्बाद हो गई। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ, मैं वही पढ़ रहा हूँ, मतलब You read. I'm reading only this. I'm reading. No, only this will be in the record. I'm reading in Hindi. That's why I think it's difficult for you to your understand. Your speech will not come to the record. Only this. तो अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसानों को और गरीब लोगों को जो नुकसान हुआ, चाहे उनकी फसल की नुकसान हुआ हो या उनके घर का, तो उसके लिए मैं केंद्रीय एक अध्ययन दल जाए, जिससे कि वहाँ पे सर्वे करके जो क्षति हुई है
उस क्षति प्रभावित से उत्तर प्रदेश के, क्योंकि हमारी सरकार किसानों के लिए है, तो उससे किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सके। एक दैवीय आपदा ग्रस्त जैसा जिला था, इस बार बाढ़ के कारण थैंक यू, नहर कट गई थी, बंधे कट गए थे, सड़कें कट गई थी। थैंक यू। श्री अडूर प्रकाश, धन्यवाद। श्री अडूर प्रकाश। Thank you, Mr. Chairman. I draw the kind attention of the government towards the urgent need to the implementation of railway coaching terminal project in Nemam, Kerala. The foundation stone for this terminal was laid in March 2019. Detailed project report of rupees 117 crore was submitted to the Railway Board in November 2019. Even after 3 years, the Railway Board has not initiated any further action. There is no justification for this inordinate delay. Development of the Nemam terminal is necessary to get the benefit of track doubling and to allot more trains to the state of Kerala. Immediate intervention of the government is required to clear the confusion over this crucial project and to start the works without further delay. Thank you, sir. Thank you. Honourable Member Dr. Shashi Tharoor ji. Chairman, I wish to draw the attention of the Fisheries Minister to the recent protests by the coastal community in Vizignam in Thiruvananthapuram demanding stoppage of works relating to the Vizignam seaport, citing increased coastal erosion that is affecting their lives and livelihoods. As the House knows, I have repeatedly raised the plight of the fishing community in Parliament, as well as the issue of coastal erosion. Whether Vizignam seaport, located on an important international sea trade channel, is responsible for the plight of the fishing community deserves to be studied. But it is beyond dispute that their other grievances are fully justified and must be resolved. At the same time, the development of Vizignam is of vital national importance, since 70% of India's imports are currently transshipped in foreign ports. The protests have seriously impeded the port construction. It is imperative that the coastal community's concerns are addressed now that an amicable resolution has been reached to the current impasse. I urge the government to conduct an expert study of coastal erosion along southern Kerala's coastline, recommend measures to check and reverse its effects, and meanwhile provide immediate relief and rehabilitation to the affected persons. Given that the state government's resources are unavoidably limited, I urge the central government to arrange a special package to alleviate the severe woes of the coastal community, particularly our fisherfolk. Thank you, Mr. Chair. Dr. T. Sumadhi Tangapani. Thank you very much, Mr. Chairperson. The Chennai MRTS, which was started initially from Chennai Beach Station to Chepauk in 1995 on 1/11/1995, was later extended up to Tirumayilai on 19/10/1997. It was further extended up to Thiruvanmiyur on the 26th January 2004. The Chennai MRTS was subsequently extended up to Velachery as on 19/11/2007, covering a distance of 19.34 kilometers and 18 stations along the route. Sir, in 2008, the Southern Railway took up the work for further extension of Chennai MRTS for about 5 kilometers from Velachery to St. Thomas Mount. Unfortunately, it remains pending for the last 13 years for various reasons, including problems related to land acquisition. The pending litigation was duly cleared and orders passed in favor of the Chennai MRTS by the Madras High Court. South Chennai is the hub for IT corridor, business and many industries. People from all over India travel to and fro in South Chennai for their business and job-related purposes. Traffic congestion in South Chennai is not only a major hazard to the public, but also creates undue hardships. I'd like to point out that the 5-kilometer stretch from Velachery to St. Thomas Mount is one of the main arterial routes in the suburban transport system of Chennai. It connects the suburban roads, Chennai Metro and also Southern Railway lines. There's an urgent need for speedy action for the extension of Chennai MRTS route from Velachery to St. Thomas Mount.
Completion of this stretch will not only bring about vast changes in the prevailing traffic congestion in Chennai, particularly South Chennai, my constituency, and ease the plight of the public, but also it will help in reducing the carbon footprints due to excess vehicles on road. Above all, completion of the stretch will make a positive turnaround in the physical and financial performances of the Chennai MRTS, as also the success of the suburban transport system in Chennai. Hence, I urge upon the Union Government through you, sir, to expedite the extension of MRTS from Velachery to St. Thomas Mount as quickly as possible. Thank you. Thank you. Dr. DNV Sindhil Kumar ji. Shrimati Chinda Anuradha ji. Thank you, Chairperson, sir. Sir, when a woman travels, all that she wants is safe travel, whether it is late at night or early in the morning. However, despite many efforts, the safety of women in public transport, especially on trains, has still not been accomplished. They still face incidents of eve-teasing or fear of sexual harassment, and thus have to avoid traveling long distances unaccompanied. This issue of safety consequently prevents their access to public transport and to travel freely as their male counterparts. It affects the mobility choices of women. They may adopt different coping strategies, such as avoiding travel at certain times, traveling in groups, or avoiding travel altogether. These barriers that women face due to lack of safety can affect their access to opportunities and impact their autonomy. Thus, along with the current measures and acts, having a women-only train will help us to achieve our goal of increasing the safety and security of women passengers and removing the barriers to women and girls' safe access to public transport, sir. Sir, therefore, through you, I request the Minister of Railways to introduce a special sleeper class women's train with all compartments reserved for women passengers, as it would ensure a safe travel experience for women from all backgrounds, sir. Thank you, sir. Thank you. All members, Srimati Wanga Geeta Vishwanath ji. Srimati Pradima Mandal ji. Thank you, Chairperson, sir, for allowing me to speak in the 0 hour. Oh, no, sorry, sir. Under Rule 377. Yes. See, actually, I gave a request later for 0 hour also, but I didn't get. So now I got a lottery under 377. So thank you, Honorable Chairperson, sir, for allowing me to speak an important issue under Rule 377. Yes. Sir, Canning Railway Station falls under my parliamentary constituency, Joynagar, is a suburban station which experiences heavy footfall daily. Not only does it serve the people of the rural area who travel to and fro to the city, but also tourists. Since it is the gateway of Sundarbans, it holds a special importance as a mode of connectivity. The problem that I would like to put forth is related to basic human necessity. Canning Railway Station is in dire need of a public toilet. In the absence of a proper toilet, men are seen urinating in the surrounding areas and women have to suffer. People have to wait long hours just to use a restroom. This shouldn't be happening. Thus, I request the Honorable Railway Minister to look into the matter and take necessary steps for constructing a public toilet at Canning Railway Station along with water facility. Thank you, sir. Thank you. All members, see Sadav Chisan Lokhande. Sadash Krishna. अध्यक्ष महोदय, मैं 377 के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मेरे क्षेत्र में जो पानी की दिक्कत है और पानी की दिक्कत होने से मेरे क्षेत्र में 7 ब्लॉक है। तो 7 ब्लॉक में जो पानी की दिक्कत है, जो समुद्र में जाने वाला सह्याद्री पर्वत है, जो वहाँ बांध बनाएंगे तो मेरे क्षेत्र में जो पानी का दिक्कत होने से मेरा अहमदनगर जिला में शिरडी क्षेत्र से मैं चुन के आता हूँ। और ब्रिटिश लोगों ने 7 डैम बनाया, 3 डैम बनाया पानी की। 2 मिनट सर, मेरे क्षेत्र में 2 बात है दिक्कत। आपका स्टेटमेंट रीड करो। हो उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ। तो स्टेटमेंट रीड करो, भाषण नहीं है, भाषण नहीं है, रीड करो।
ये शिरडी क्षेत्र से मैं चुन के आता हूँ। गोदावरी बेसिन में गोदावरी है, मुड़ा है, पवारा है, मालुंगी है, आडाला प्रमुख है, जो सह्याद्री पर्वत से पानी निकलता है। एक बांध बना के उसमें जो पानी बहेगा, नदी जोड़ प्रकल्प है, उसको ज्वाइन करेंगे तो मेरे क्षेत्र में कोपरगांव है, राहता है, अकोला है, संगमनेर है, राहुरी है, श्रीरामपुरा है, नेवासा है। ये क्षेत्र में पानी की काफी दिक्कत है। तो ये बांध बनाने से जो लोगों को हमारे डिस्ट्रिक्ट में 7, मेरे क्षेत्र में नासिक में और मराठवाड़े में 5 जिला है, उसमें पानी के लिए उपलब्ध है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो प्रकल्प जो है स्टेट गवर्नमेंट के आने के बाद मेरे क्षेत्र में जो पानी की दिक्कत है उसकी पूरी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर ऑनरेबल मेंबर अजय कुमार मंडल। सभापति महोदय, NH80 के 0 माइल मिर्जा चौकी रोड के मेंटेनेंस के लिए राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल भागलपुर को पैसा नहीं मिल रहा है। इधर हाईवे की हालत दिन वो दिन बिगड़ती जा रही है। अनगिनत गड्ढों के कारण बरसों से NH80 आम लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। मजबूरी ही नहीं, लोग इस पर चल रहे हैं। बारिश शुरू होने के बाद से इसकी स्थिति नरकीय हो गई है। बड़े बड़े गड्ढे में फंसकर बड़े छोटे वाहनों रोज पलटकर काफ़ी लोगों को घायल कर देते हैं। एजेंसी के परियोजना प्रबंधक एवं विभाग द्वारा जून माह में अवगत कराया गया कि 1 सप्ताह के अंदर उक्त सड़क के सभी गड्ढों को भरने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, परंतु आज तक उक्त रोड का मरम्मत कार्य में केवल खानापूर्ति की गई है, जबकि इसके चौड़ीकरण निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व दोनों चयनित एजेंसियों को मरम्मत कर सड़क चलने लायक बनाना था। अतः मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि NH80 की मरम्मत कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाए एवं मरम्मत कार्य के लिए प्राप्त धनराशि की जांच की जाए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि NH80 के मरम्मत कार्य हुए आवंटित धनराशि का प्रयोग हुआ है तो धरातल पर कार्य क्यों नहीं दिख पा रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री किंजरापुर राम मोहन नायडू। Thank you, Chairman, sir. Sir, last year, prior to the Honorable Finance Minister's visit to Panduru in Srikakulam district on National Handlooms Day, I had given a representation dated 3rd August 2021 with various proposals for development of Panduru Khadi, including getting a geographical identification tag or GI tag for Panduru Khadi, sir. I was glad to read the reply to my Parliament question dated 3rd August 2022 during the monsoon session that the GI tag application process has finally been initiated by Khadi and Village Industries Commission. GI tag will improve the income of weavers of Panduru Khadi, and also it will help to fetch a high premium price for its uniqueness and protect the Panduru Khadi weavers from counterfeit or duplicate products, sir. I request the government to expedite this GI tag application as weavers have suffered greatly during the COVID pandemic. Getting the GI tag for Panduru Khadi will improve the income of Panduru weavers and help them bounce back, sir. Thank you. Thank you. Honorable Member Sri P.R. Nadarajan ji. Thank you, Chairman, sir. The Insurance Regulatory and Development Authority of India is a regulatory body tasked with regulating the licensing and the insurance and the reinsurance industries in India. The IRDA has a new proposal to bring Bima Sugam exchange against the interest of insurance industry and its policy holders. This industry is having assets of more than 40 lakh crore at present, which was earned by the dedicated service of the staff, agents and development officers of the insurance industry. It is one of the wealthiest public sector. It is giving a major share to the Indian economy for providing basic amenities in the rural area across the country by giving loans to the central state government, and its shares are mostly with the government sector.
If IRDA's above proposal are accepted, there will not be any chance for the ordinary people who are unable to read and know the terms and conditions while choosing a policy to suit their earnings and savings and to avail the benefits of policies. At present, about 200 different sets of insurance policies are offered in the insurance industry by both government and private companies. Since ordinary people have to apply for a policy now, only online portal only, due to ignorance, there would be more chances of rejecting or their choice of they may be unaware of the claims details of their policy on its maturity. There are more precedents on the privatization policy of the government in the past. The recent and classic example of erstwhile Telecom was converted into BSNL Corporation on 1/10/2000 during the Prime Ministership of late Atalji. And now it is in the edge of government CPSU status and will be thrown out of allowing most of the activities of BSNL by investing thousands of crores in infrastructure, incentives to the private sector from the government budget. Hence, I urge upon Union Government through this August House to drop IRDA Bima Sugam Exchange proposal for the safety of policyholders, their claims of policies in the maturity period, to save the government-owned industry, insurance industry, wealth of 40 lakh crore, and to save more than 24 lakh well-educated agents, staff, development officers who are completely depending on this employment for their livelihood. Thank you, sir. Thank you. Honourable Member Sri Chandra Prakash Chaudhary. सभापति महोदय, मेरे द्वारा 377 के तहत सदन को सूचना देता हूं कि मेरे लोकसभा में कोल इंडिया लिमिटेड में बीसीसीएल के पश्चिमी वासरी जोन वासरी डिवीजन क्षेत्र के अंतर्गत दुग्धा कोलवासरी तथा महुदा कोलवासरी रॉ कोल के अभाव में वर्षों से बंद है। इन दोनों कोलवासरी का इंफ्रास्ट्रक्चर मुनिडी कोलवासरी की तरह काफ़ी मजबूत है। यदि इन दोनों वासरी को भी नियमित रूप से रॉ कोल उपलब्ध कराया जाए तो गुणात्मक लाभ राष्ट्र को मिलेगा एवं रोजगार भी स्थानीय को मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय कोयला मंत्री जी से राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित में झारखंड में बीसीसीएल के पश्चिमी वासरी जोन के दुग्धा तथा महुदा कोलवासरी को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने की मांग करता हूं। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री नभा कुमार सडानी जी। थैंक यू चेयरमैन सर। आपने 377 के जरिए उत्तर प्रदेश और समग्र भारत का आदिवासी की हक के लिए हमको बोलने देने के लिए। चेयरमैन साहब, उत्तर प्रदेश में गौंड समुदाय को 13 जिले में एससी से एसटी किया गया, लेकिन अभी वो लोग सर्टिफिकेट बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और वेट करो। यस सर, 10-15 हजार रुपया भर के वो लोग सर्टिफिकेट बना रहे हैं। दूसरा है पाथरी ओजा नायक, लैंड रेवेन्यू के मुताबिक वो लोग हाई कास्ट का है, वो लोग भी एसटी में डाल दिया गया है और लोगों को लगता है उन लोग आदिवासी का हक छीन लेके जाएगा क्योंकि वो एडवांस लोग हैं। तीसरा है ईपी में 2022 में नगर निकाय नगर पालिका परिषद के निर्वाचन में एक भी सीट रिजर्व नहीं है उनके लिए, लेकिन 17 में है। मेरा इसलिए आग्रह है यूनियन और यूपी गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट इजीली बनाने का कृपा करें। दूसरा है ये जो पथरी औजार नायक उसको एसटी लिस्ट से निकाल दिया जाए। और तीसरा है नगर निगम निकाय में एसटी का रिजर्वेशन हो जाए। थैंक यू सो मच।
Item number 18, discussion under Rule 193. मैं यही आपसे अनुरोध करना चाह रहा था कि हम आइटम नंबर 18 ले लें, क्योंकि स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है और हमें इसको समाप्त भी करना है। कल रिप्लाई दे देंगे मंत्री जी, आज चर्चा करा लेते हैं। If House will agree.